अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का विकास और में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ कि हम सबसे पहले जीन्स को एक्सप्लेन करेंगे। जीन का दूसरा नाम यहाँ पे फैक्टर बताया गया। फैक्टर असल में जीन का कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन मेंडल ने इसको अपने एक्सपेरिमेंट्स में तब फैक्टर या एलिमेंट का नाम दिया था, इसलिए आज तक हम जीन्स को फैक्टर्स भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि जीन्स आर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन और द कंट्रोलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। कहा जा रहा है कि जीन न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड को हम डीएनए भी कहते हैं, वो सीक्वेंस है जीन हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में या उसको कंट्रोल करने में। कहा जा रहा है कि यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस इज नाउन एज जीन। तो आपको बता दूं कि जीन जो है वो यही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है और ये ट्रेट को डिवेलप करता है, किसी भी कैरेक्टर को किसी भी ट्रेट को डिवेलप करता है। जीन का नाम सबसे पहले किसने नाम दिया, उसका नाम है जॉनसन। जॉनसन हमारे पास साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले इस जीन को इसका नाम दिया। देन मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था, एक्सपेरिमेंट्स में फैक्टर या एलिमेंट का नाम दिया था जीन के बजाय। लोकस क्या होता है, ये जस्ट हम टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको चैप्टर को समझने में समझ आ जाए, ईजिली समझ आ सके। कहा जा रहा है कि लोकस जो होता है वो फिजिकल लोकेशन ऑफ द जीन इज नाउन एज अ लोकस। हमारे पास जीन क्रोमोजोम पे जो जीन की फिजिकल लोकेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ट्रेट हमारे पास कहा जा रहा है कि ट्रेट वो करैक्टर है जो फैक्टर या जीन ने डेवलप किया है। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि जीन जो होता है वो किसी भी हमारे पास फैक्टर या फैक्टर को या ट्रेट को हमारे पास जो होता है वो डेवलप करने का काम करता है जीन या फैक्टर। तो कहा जा रहा है कि ट्रेट इज अ करैक्टर दैट इज डेवलप्ड बाय द फैक्टर और द जीन। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दी जा रही है टॉलनेस और द ड्वार्फनेस ऑफ द प्लांट। ड्वार्फनेस का मतलब होता है कि छोटा रह जाना और टॉलनेस का मतलब होता है लंबा होना। तो यानी हमारे कोई पौधा हमारे पास लंबा होता है या कोई पौधा हमारे पास छोटा है, ये हमारे पास एक करैक्टर है, एक ट्रेट ही तो है जिसको हमारे पास जीन ने डेवलप किया है। नेक्स्ट हमारे पास एलील होती है, जिसके बारे में लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन दैट ऑक्युपाइज द सेम क्रोमोसोम लोकस बट शोइंग द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नाउन एज अ एलील। कहा जा रहा है कि जहाँ पे हमारे पास जीन मौजूद होती है वहीं पे उसी सेम लोकस पे हमारे पास एलील भी मौजूद होता है। एलील क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये जीन के पार्टनर्स होते हैं। एलील सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। एलील जैसे कहा जा रहा है कि टालनेस के लिए जो एलील है वो टी है और ड्वार्फनेस के लिए जो एलील है वो स्मॉल टी है। होमोजाइगस कहा जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी आइडेंटिकल एलील्स होती हैं या ट्रेड्स होते हैं उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। यानी दो कैपिटल टी जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के साथ देखने में एक जैसे लग रहे हैं, होमोजाइगस हैं, तो हम इनको होमोजाइगोट भी कह सकते हैं। हेट्रोजाइगस को देखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी डिफरेंट एलील्स होती हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं। और देखिए स्मॉल टी और कैपिटल टी हमारे पास जो होते हैं वो हेट्रोजाइगोस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए दोनों कैपिटल टी हैं तो ये हमारे पास होमोजाइगस हैं, और यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी जो है वो हमारे पास हेट्रोजाइगट है। डोमिनेंट ट्रेड को स्टडी करते हैं। ऐसा ट्रेड कहा जा रहा है जो कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको हम डोमिनेंट कहते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे अगर टी जो है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इसमें से कैपिटल जी जो है वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को हेट्रोजाइगस स्टेट में जो है वो एक्सप्रेस किया है। हेट्रोजाइगस स्टेट का क्या मतलब होता है कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों एक दूसरे में एक, देखिए दोनों हैं तो टी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ देखने में एक जैसे नहीं है, इसलिए हम इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट का फर्क ये होता है कि डोमिनेंट ट्रेट वो है जो अपने आप को हेट्रोजाइगस स्टेट में भी जो है वो अपीयर करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे या एग्जिबिट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। रेसेसिव ट्रेट वो होता है जो अपने आप को हेट्रोजाइगस स्टेट में एक्सप्लेन ना कर सके, एक्सप्रेस ना कर सके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस कर सके। जैसे अगर हमारे पास स्मॉल टी है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी ड्वार्फनेस का जो हमारे पास करेक्टर है ट्रेट ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, ये क्योंकि ये होमोजाइगस में दोनों टी स्मॉल टी जो है वो देखने में एक जैसे हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी होता है तो हम कहते हैं कि देयर इज नो हेट्रोजाइगस ट्रेट फॉर द रिसेसिव। हमने इसको कहीं स्टेजेस पे स्टडी किया है। डाई हाइब्रिड क्लास में हमने जब ग्रीन रिंकल्ड कहा था, हमने कहा था कि कितने हमारे पास हेट्रोजाइगस हैं रिंकल्ड वाले स्टेट के लिए, तो हमने ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि देयर इज नो हेट्रोजाइगस स्टेट फॉर द रिसेसिव। रिसेसिव वाले ट्रेट के लिए या रिसेसिव वाले के लिए हमारे पास कभी भी कोई हेट्रोजाइगस स्टेट नहीं होती है। रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्लेन कर सकता है या तो वो बिल्कुल होमोजाइगस हो, रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस कर सकता है। फिनोटाइप का मैं बता रहा है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ फिनोटाइप। जो देखने में हमारे पास एक विजिबल एक्सप्रेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, जैसे राउंडनेस, रिकल्डनेस। आपको देखने में, देखिए आपको देखते साथ ही पता चलता है, अगर आप किसी सीड को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि इसकी शेप कौन सी है, या क्या ये राउंड शेप है, क्या ये रिंकल्ड शेप है,
किसी बंदे को देख के आपको पता चल जाता है कि क्या इसका फेयर कंप्लेक्शन है, क्या ये डल कलर का है। किसी ट्री को देख के आपको पता चल जाता है क्या ये टॉल ट्री है या ड्वार्फ ट्री है। किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को देखने के बाद आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, आपको खुद ब खुद जो अंदाज़ा हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप द ट्रेट इज नाउन एज अ जीनोटाइप। जैसे अगर हम टॉलनेस के लिए जो ट्रेट हमारे पास लंबे होने का एक ट्रेट है, उसके लिए मैं किसी चीज़ को देखते साथ में कहूँगी टॉलनेस के लिए मैं वर्ड टी यूज़ करूँगी। वर्ड हीमोफीलिया का अगर मैंने साइकिल ड्रॉ करनी है तो मैं कैपिटल एच यूज़ करूँगी या स्मॉल एच यूज़ करूँगी। किसी का मुझे सीड की शेप बतानी है या सीड का कलर बताना है, जैसे अगर सीड की शेप राउंड है तो मैं इसके लिए कैपिटल आर यूज़ करूँगी। यानी एक हमारे पास जो स्मॉल सिंबल, जैसे आप कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए आप निक नेम यूज़ करते हैं, अगर आप किसी के लिए निक नेम यूज़ करते हैं तो वो जीनोटाइप होता है। किसी को देखते साथ आप एक्सप्रेशन बता देते हैं तो वो आपका क्या होता है, फिनोटाइप होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो जीन पूल है। जितनी भी जीन्स या एलील्स हमारे पास ब्रीडिंग पॉपुलेशन में मौजूद होती हैं किसी भी टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। याद रखिएगा, जीन पूल और जीनोम में ये फ़र्क होता है कि किसी भी इंडिविजुअल में एट अ टाइम आपके पास जितने भी आपके पास एलील्स हैं या जीन्स हैं तो हम उसे जीनोम कहते हैं। लेकिन जो भी एलील्स या जीन आपके पास ब्रीडिंग टाइम पे अवेलेबल होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम स्टडी कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी किया जाता है, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी करें, या तो हम सीड की शेप को स्टडी कर लें अकेले तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। सीड के हम कलर को अगर हम अकेले स्टडी कर देते तो हम उसको क्या कहते हैं, कि वो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें एट अ टाइम दो ट्रेड्स को स्टडी किया जाता है, उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि राउंड एंड येलो का क्रॉस हो जाता है आपके पास और रिंकल्ड एंड ग्रीन का आपके पास क्रॉस हो जाता है। F1 जनरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि F1 जनरेशन जो पेरेंट्स से प्रोड्यूस होती है, जो क्रॉस आपके पेरेंट्स में होता है, इसकी वजह से जो आपके पास जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, या फीलियल जनरेशन भी हम इसे कह सकते हैं। याद रखिएगा, F1 जनरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। ऐसी जनरेशन आपके पास जो पेरेंट्स के क्रॉस से आती है उसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। पी जनरेशन जो है वो पेरेंटल जनरेशन के लिए हम वर्ड को स्टडी करते हैं। यहाँ पे F2 जनरेशन को आप देखिए कि F2 जनरेशन जो है, F1 को अगर हम F1 के साथ ही क्रॉस करवाऊंगी तो मेरे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगी, उसको मैं F2 जनरेशन कहती हूँ। याद रखिएगा, F1 जनरेशन जो होती है वो पेरेंट्स के क्रॉस से आती है, लेकिन F2 जनरेशन जो होती है, मैं अगर F1 को F1 से ही मल्टीप्लाई करवाती हूँ यानी सेल्फ पोलिनेशन करवाती हूँ तो मेरे पास F2 जनरेशन आ जाती है। कहा जा रहा है कि जंपिंग जीन्स, इनका दूसरा नाम ट्रांसपोजोन्स है। कहा जा रहा है कि जंपिंग जीन्स होती हैं वो एक जगह पे पीसफुली नहीं रह सकती हैं। जंपिंग जीन्स होती हैं हमारे पास पीसफुली एक लोकी पे नहीं रह सकती हैं, बल्कि वो क्या करती रहती हैं, हमारे पास कीप ऑन जंपिंग, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम पे वो जंप करती रहती हैं, इसलिए हम इन्हें जंपिंग जीन्स कहते हैं। और जीनोम, इसका मैंने डिफरेंस आपको पीछे बताया था कि ये वही चीज़ है जो जीन या एलील में एट अ टाइम एक इंडिविजुअल में पाई जाती हैं, जीन्स या एलील, हम उन्हें जीनोम कहते हैं। और जो एट अ ब्रीडिंग टाइम पे पाई जाती हैं तो हम उसे जीन पूल कहते हैं। अब हम प्योर ब्रीड, ट्रू ब्रीड और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। कहा जा रहा है कि अगर हमने प्योर ब्रीड 1860 में हमारे पास मेंडल ने जो है वो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म डिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ पी प्लांट, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप, इसके एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेप ये था कि इसने ट्रू या प्रू ब्रीड वराइटीज़ हमारे पास प्रोड्यूस की, और ट्रू या प्रू ब्रीड वराइटीज़ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन से हासिल हो सकती हैं। याद रखिएगा, ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं, सेल्फ पोलिनेशन के जरिए से ही प्रोड्यूस हो जा सकती हैं। अगर मैं राउंड सीड प्लांट को राउंड सीड प्लांट से ही मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो ये मेरे पास सेल्फ पोलिनेशन होती है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें आपके पेरेंट्स भी जो होते हैं वो राउंड सीड प्लांट्स होते हैं और आपके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो भी राउंड सीड प्लांट्स होते हैं, यानी इनमें किसी हेट्रोजाइगस करैक्टर की जो है वो मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल ट्रूली एक हमारे पास कैपिटल आर का करैक्टर ही आता है। हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर का करैक्टर की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने जो पेरेंट्स लिए हैं वो भी राउंड सीड प्लांट्स हैं, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं वो भी राउंड सीड प्लांट्स हैं। हमारे पास पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स की सेम होने की वजह क्या है, वजह यह है कि हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाई है, राउंड सीड को राउंड सीड के साथ ही करवाया, तो तब हमारे पास जो है वो क्या बन जाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो राउंड सीड ही बन सकते हैं। हमारे पास किसी हेट्रोजाइगस की गुंजाइश नहीं है। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि स्मॉल आर कैपिटल आर की गुंजाइश नहीं है, बल्कि सिर्फ कैपिटल आर ही हमारे पास आते हैं ड्यू टू द सेल्फ पोलिनेशन। इसको हम प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। नीचे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का नजर आता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देयर इज नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो होती है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैं राउंड सीड प्लांट्स को रिंकल सीड प्लांट के साथ करवाती हूँ, या मेरे पास मैं ऐसे कहती हूँ कि ग्रीन सीड प्लांट्स को मैं येलो सीड प्लांट्स के साथ करवा सकती हूँ, कलर में कह सकती हूँ। तो ये मेरे पास जो होती है वो दो डिफरेंट ट्रेड्स आ जाती हैं। दो डिफरेंट ट्रेड्स के नतीजे में मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो कैपिटल आर स्मॉल आर आ सकता है, या कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई या ग्रीन
के लिए जी का वर्ड यूज़ आ सकता है। मेरे पास कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास डिफरेंट ट्रेड्स आ चुके हैं। मैंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई है, राउंड को रिंकल्ड के साथ कराया और येलो को ग्रीन के साथ करवाया है। मतलब दो डिफरेंट ट्रेड्स थे, तो इसलिए मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आ सकते हैं, या मेरे पास कैपिटल वाई, सॉरी येलो के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल जी आ सकते हैं। दोनों जो थे वो डिफरेंट ट्रेड्स से आए हैं। यह डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके पास हमारे पास जो थी वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसकी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपसे ये कहा जा सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आप उसको चेक कर सकती हैं, प्लेलिस्ट में चेक करके उसको स्टडी कर सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता चलेगा कि आपके पास फर्स्ट जनरेशन कैसे आपके पास हेट्रोजाइगस थी, कैपिटल आर स्मॉल आर थी डोमिनेंट ट्रेट। हालांकि हमारे पास जो होता है वो इसी का होता है, राउंड सीड प्लांट्स का होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास हेट्रोजाइगस मौजूद थी। आप उसको स्टडी करके उस लेक्चर को देख के इजीली इसको समझ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।